आज वापिस हमारा जो टॉपिक है वही जो कल टॉपिक था उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारा टॉपिक था डिसीजन मेकिंग, और बिल्कुल सिंपल यदि भाषा में आपको समझाऊं मैं, तो कल हमारा टॉपिक था कि डिसीजन मेकिंग के समय मेंटल एबिलिटी और एलआर, जिसको हिंदी में बोले मानसिक योग्यता और लॉजिकल रीजनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। और कल पढ़ते पढ़ते हम इस स्टेज में आए थे कि फैक्ट को कलेक्ट करने, ऑप्शन विकल्पों का चयन करने में आपको तथ्यों की परख होनी चाहिए। और जब तक आप जितने अधिक तार्किक नहीं होंगे उतनी अच्छी आप तथ्यों की परख नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट कल का रिवीजन ही करा रहा हूं। कल हमने ये भी पढ़ा था कि R इक्वल टू आई इंटू ए इंटू 1/c, जिसका मतलब मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा सी अर्थात क्रिटिक्स आप समझते होंगे, जितने ज़्यादा आप तार्किक होंगे, जितनी ज़्यादा आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटी होगी, उतने ही ज़्यादा आप सक्षम होंगे सही और झूठ तथ्यों को परखने में। इसलिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को शामिल किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को इसलिए शामिल किया गया है। इसी में मैंने कल बताया था कि 3 स्टेप होते हैं, IDC, I फॉर इंटेलिजेंस, D फॉर डिज़ाइन और C फॉर चॉइस। तो हमने मैंने कल बता दिया था, I मतलब इंटेलिजेंस, D मतलब डिज़ाइन और C फॉर चॉइस। जब चॉइस की बात आती है तो हमने कहा था कि व्यक्ति के सामने फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, और उसके साथ साथ उसकी यदि आपके अंदर विचारों का शुद्धिकरण नहीं है, विभिन्न तरीके के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो वैसे में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। वैसे में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए इथिक्स पढ़ा जाता है, इथिक्स इंटीग्रिटी। तो निर्णय लेने में आज के जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। इमोशनल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोला जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और मैंने आपको कल भी कहा था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो चाहे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का कोई भी स्टेप हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, निर्णय निर्माण आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, न केवल सिविल सर्विस में, बल्कि आप किसी बैंक में मैनेजर हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, यहाँ तक कि आप सामान्य स्टूडेंट, सामान्य परिवार में भी आप निर्णय निर्माण करते हैं और इन्हीं लगभग टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसलिए निर्णय निर्माण आप कुछ भी करेंगे जीवन में, आपको पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। निर्णय लेते समय, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते समय आप के अंदर जो द्वंद्व होता है, विचारों का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फैक्ट और आपकी व्यक्तिगत पसंद के बीच में जो टकराव होता है, उस टकराव के समय आपकी जो पसंद होती है, आपकी जो भावनाएं होती हैं, उनका उपयोग इंटेलिजेंस
मतलब विवेक अनुसार करना, उनका उपयोग सोच समझ के करना। जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा आपके मन में उत्पन्न हो रही भावनाएं निर्णय को न्यूट्रल और निष्पक्ष बनाएं। हो सकता है कि आप पर्टिकुलर किसी बात से व्यक्तिगत रूप से सहमत हो, पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना पड़े। इसको ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसके साथ कोई घटना हुई और उस घटना में उसको किसी व्यापारी के द्वारा ठग लिया गया। वैसा ही एक केस उसके पास आया जिसमें उसको कुछ निर्णय लेना है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं कि किसी व्यापारी ने उसको ठगा है। अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रकार की घटना का शिकार हो चुका है, तो जाहिर बात है कि उसके मन में एक पूर्वाग्रह होगा कि जनरली व्यापारी लोगों को ठग लेते हैं। अब इस केस में आप ये देखो कि उसका पूर्वाग्रह पूरी जांच करते समय उसके साथ चलेगा और वो पहले से ही किसी एक निर्णय की तरफ डेविएटेड होगा, एक झुकाव होगा, तो वो तथ्य तो सही ले लेगा। पहला स्टेप जो है कि इंटेलिजेंस की प्रोसेस कर लेगा, वो डिजाइन की प्रोसेस कर लेगा, और जब चॉइस पे आएगा तो उसके मन में एक बात आएगी कि हो सकता है कि तथ्य और विकल्प दोनों ये प्रूव कर रहे हो कि व्यापारी ने कुछ घालमेल नहीं किया है। लेकिन बार बार उसके साथ जो घटना हुई थी उसको फाइनल निर्णय लेते समय उसको याद दिलाएगी कि हो सकता है कि मेरे तथ्यों में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो, मेरे साथ भी तो यही घटना हुई थी, व्यापारी तो बदमाश ही होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये तो अब उस फाइनल निर्णय लेते समय वो अपने पूर्वाग्रह को, अपनी भावनाओं के उद्दीपन को किस इंटेलिजेंस के साथ कंट्रोल करे कि जिससे उसका निर्णय निष्पक्ष हो पाए। आप कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, आपके पास सामान्य ऐसी घटनाएं आ जाएंगी। कोई महिला प्रशासनिक अधिकारी है जो स्वयं हो सकता है कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो और जुडिशरी में केस भी चल रहा हो, उसके पास वैसा ही एक केस आ जाता है तो निश्चित है उसका भावनाएं पीड़िता की ओर झुकी होंगी। अब हो सकता है कि उसके पास जो केस आया हो उसमें वो पीड़िता गलत आरोप भी लगा रही हो, तो फिर उस प्रशासनिक अधिकारी को अपनी भावनाओं बुद्धिमत्ता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि जब आप निर्णय निर्माण के तीसरे चरण में आते हैं, उस समय आपकी व्यक्तिगत पसंद और तथ्यों के आधार पर निर्णय और तथ्यों के आधार पर जो आप विकल्प पे पहुंचे हैं वहां कुछ टकराव हो सकता है, और जब वो टकराव होता है तो वहां पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना पड़ता है। इसको एक दूसरे एस्पेक्ट में भी हम समझते हैं। बड़े उच्च लेवल पे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे अभी कोरोना का ही दौर चल रहा है, अब डायमेंशन को चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, उदाहरण दूसरा चेंज कर रहा हूं कि कोरोना का दौर चल रहा है। अब किसी महिला को कोरोना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ के लिए रो रहा है। कोई एक प्रशासनिक अधिकारी है जो दोनों के संपर्क में है, वो कोशिश करता है
कि उस महिला के उस बच्चे को अस्पताल के बाहर तक लाए और महिला 15-20 फीट दूर खड़ी अपने बच्चे को देख ले। समझना, ये वास्तविक घटना हुई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अब जैसे ही बच्चा अपनी माँ को देखता है वो जोर से रोने लगता है और माँ भी अपने बच्चे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, क्योंकि 10 दिन से माँ अपने बच्चे से मिली नहीं है, बच्चा माँ से नहीं मिला है। अब वैसे में उस प्रशासनिक अधिकारी जो उस बच्चे को लेके आया है, उसके मन में भी तो बहुत सारी भावनाएं आ गई होंगी। अब यदि वो यहाँ अपनी भावनाओं पे नियंत्रण ना रखे और उस बच्चे को छोड़ दे माँ से मिलने के लिए, तो क्या होगा? हो जाएगी दिक्कत, वो बच्चा भी कोरोना प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पर उस प्रशासनिक अधिकारी को अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मतलब उसके मन में जो आ रहा है उसको वो दबा ले। उसके मन में जो आ रहा है वो हो सकता है कि भावनात्मक रूप से सही हो, लेकिन ये हो सकता है कि उस परिस्थिति में वो निर्णय निर्माण के लिए सहायक ना हो। एक बच्चे को उसकी माँ से मिलवाना सामान्य बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने बताया वहां पे ना मिलवाना ही सही था। तो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना ये एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बैठता है तो उससे एक जो सबसे बड़ी उम्मीद की जाती है वो उम्मीद की जाती है निष्पक्षता की। उस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब एक मैं इंटेलिजेंस का मतलब बता दूं आपको। हमने निर्णय निर्माण की पहली स्टेप में भी इंटेलिजेंस को बात की थी। क्या होता है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं विवेक। बुद्धि नहीं बोलते हैं, विवेक। बुद्धि हो ज्ञान का परिचायक है कि आपने किसी ज्ञान को अर्न कर लिया, आपने किसी ज्ञान को हासिल कर लिया, ये बुद्धि है। लेकिन उस बुद्धि का उपयोग आपको कब करना है? उस बुद्धि जो ज्ञान है उसका उपयोग आपको कब करना है, किन परिस्थितियों में करना है, ये विवेक है। अब आपको किसी विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप वहां अपने विषय का ज्ञान बताने लगो, इससे क्या होगा? कोई आप में रुचि नहीं लेगा। तो आपको अपने ज्ञान का, चाहे वो विषय का ज्ञान हो, चाहे किसी तथ्य का ज्ञान हो, उस विषय के ज्ञान को, उस तथ्य के ज्ञान को कब उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, ये कहलाता है विवेक। मतलब यदि आपकी बुद्धि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो क्या वो काम करने लगे, उपयोग में लाई जाए, तो उसको आप बोलोगे विवेक। जैसे कि सामान्य में बात करूं कि विवेक होना इतना आसान नहीं है। इंटेलिजेंस, ज्ञान अर्जित कर लेना तो बड़ा आसान चीज है, पर उस ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना है, ये वास्तव में इंटेलिजेंसी का काम है। ज्ञान का उपयोग व्यक्ति गलत तरीके से भी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे या बुरे की समझ भी होनी चाहिए। जैसे आप यदि हिंदू माइथोलॉजी पे जाते हो तो सिर्फ हनुमान जी का चरित्र आपको ऐसा मिलता है जिनको कहा जाता है बल, बुद्धि और विवेक, तीनों से सक्षम थे। बलशाली भी थे, विषय का उन्हें ज्ञान भी था,
और वे ये भी जानते थे कि उस विषय के ज्ञान का उपयोग किस तरीके से करना है। समझ रहे? ये तो आपने सुना होगा, बल बुद्धि और विवेक। वो जानते थे कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। चूंकि उनमें बुद्धि के साथ साथ विवेक भी था, इसलिए कहा जाता है सदा सफल हनुमान। जिसके पास बुद्धि, उस बुद्धि का परिस्थितियों के अनुसार उपयोग करने का विवेक होगा, वही सदा सफल होगा। और वही प्रशासनिक अधिकारी भी सदा सफल होगा जिसने तथ्यों का परीक्षण अच्छे से कर लिया है, जिसने विकल्पों का परीक्षण अच्छे से कर लिया है, और जब फाइनल निर्णय लेने पर पहुंचा है तो अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वो उपयोग करता है, इंटेलिजेंस की प्रोसेस का उपयोग करता है, परिस्थिति के अनुसार उपयोग करता है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 5 मिनट पहले, अब आपको वो समझ में आ रहा होगा कि यदि वो प्रशासनिक अधिकारी उस बच्चे को छोड़ देगा तो प्रशासनिक अधिकारी ज्ञान से तो परिपूर्ण है, पर निर्णय लेते समय उस बच्चे को उसने छोड़ने में भावनाएं दिखा दी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया, या भावनाओं का विवेक अनुसार उपयोग नहीं किया। इसको आप बोलते हो भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो जब आप किसी भी बात पे फाइनल निर्णय लेते समय पहुंचते हो तो आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना होता है, इसी को बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक, तो यहाँ पे विषय में बहुत गहराई में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको जो 3 स्टेप बताए, 3 स्टेप के आपको उदाहरण देकर समझाया। अब मैंने कहा था कि कुछ अपन आज सॉल्व करेंगे, तो पहले तो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए मैं कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसके बाद एक केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा कि जो हमने कल और आज डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा वो वास्तव में कैसे लागू होता है। उससे संबंधित प्रश्न, जो थ्योरी हमने पढ़ी उससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न तो आएंगे परिस्थिति अनुसार, लेकिन जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका उपयोग उन प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा। तो मैं आपको 3 से 4 प्रश्न आईएएस में आए हुए हल करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ में एक केस स्टडी भी आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप इस चीज में सक्षम हो जाए, और न केवल आपके प्री में बल्कि मैं मुख्य परीक्षा में इथिक्स के पेपर की एक केस स्टडी को आप सॉल्व करें। आज एक आध केस स्टडी सॉल्व भी करना और मुझे व्हाट्सएप करके भेजना भी। कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ये परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, निर्णय डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भी केस स्टडी की बात नहीं है। अपने अधीनस्थ द्वारा, अधीनस्थ मतलब होता है सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ द्वारा दिए गए अंतिम प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट के संबंध में, अपने सबऑर्डिनेट द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट के संबंध में जिसे अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाना है, अर्जेंटली प्रेजेंट करना है, आप सहमत नहीं हैं। आपका अधीनस्थ प्रतिवेदन में दी गई सूचना को उचित ठहरा रहा है, आप क्या करेंगे? प्रश्न को समझाने के दृष्टिकोण से सरल भाषा में कर देता हूं। आपको एक अधिकारी हैं, याद रखना आईएएस परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ये 74 नंबर का मेरे पास जो सेट है ना। तो जो लोग नए होंगे वो समझ रहे होंगे जो मैंने कल कहा था कि आप बहुत ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। प्रश्न है कि आप एक उच्च अधिकारी हैं, आपने अपने अधीनस्थ को किसी मामले में रिपोर्ट करने को कहा था, जांच करने को कहा था, उसने आपको जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। उस जांच की रिपोर्ट को अर्जेंट आपको किसी मीटिंग में अपने उच्च अधिकारी को सौंपना जरूरी है। जांच की रिपोर्ट से आप सहमत नहीं हैं, लेकिन आपका अधीनस्थ जिसने रिपोर्ट तैयार की है
वो कह रहा है कि नहीं मेरी रिपोर्ट सही है। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? पहली बात, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे सॉल्व नहीं करना है। पहले आपको प्रश्न पढ़ के आपको उसमें परिस्थितियां निकाल लेना है। मैंने कहा था पहले आई प्रोसेस, चलो अपन परिस्थितियां ही निकाल लेते हैं। इसमें आई प्रोसेस क्या है? कुछ घटनाएं हैं। पहली घटना यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मामला अर्जेंट है, लिखा है ना, जिसे अति शीघ्र प्रस्तुत किया जाना है, मतलब रिपोर्ट को अर्जेंट प्रस्तुत किया जाना है। दूसरी बात, आप अपने अधीनस्थ से सहमत नहीं हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात है कि आपका मन कुछ और कह रहा है पर आपके अधीनस्थ की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अधीनस्थ की रिपोर्ट जो है वो तथ्यों के आधार पर आई होगी, वो आपकी रिपोर्ट जो है आपके इंट्यूशन के आधार पर होगी, आपके अनुभव के आधार पर होगी। एक्चुअल में आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है, आपके पास केवल आपका अनुभव है। तो पहली परिस्थिति क्या बनी कि रिपोर्ट को अर्जेंट प्रस्तुत करना है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि आप रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं, लेकिन इसी में एक बात यह है कि आपका अधीनस्थ रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर लाया है, आई और डी के आधार पर लाया है। आप सहमत नहीं है सी के आधार पर, भावनात्मकता के आधार पर, अनुभव के आधार पर। तो आ गया ना भावनात्मक बुद्धिमत्ता यहाँ। तो अब आप क्या करेंगे? 4 विकल्प दिए हुए हैं प्रश्न में, मैं पढ़ता हूं। अपने अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है, समझ ना, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से कहेंगे कि नहीं तुम गलत हो। अब बेचारा मान भी सकता है ना। अपन देखते हैं ना, अभी केस आया था कोरोना के समय ही कि बेचारे सबॉर्डिनेट पुलिस वालों से उठक बैठक लगवा ली, और वो सही थे, वो तो गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे, है ना। तो जबरदस्ती उन्हें मनवा लिया कि तुम गलत हो। वो बेचारे कह रहे हैं हाँ सर हम गलत हैं, हमसे गलती हो गई, जबकि वो तो सही थे। तो पहली बात, आप अपने अधीनस्थ से ये मनवा लेंगे कि वो गलत है और आप सही हो, जबकि वो रिपोर्ट जांच के करके लाया है। दूसरा, उसको परिणामों पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे। उससे कहेंगे कि यार तुम्हारी जो रिपोर्ट है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इस पे एक बार पुनर्विचार कर लो। अच्छी बात है, ये पुनर्विचार कर लो, ये भी ऑप्शन अच्छा है। तीसरा, प्रतिवेदन में आप स्वयं संशोधन कर देंगे, मतलब रात में रिपोर्ट आई, सुबह आपको प्रस्तुत करना है, आप सहमत नहीं हैं, आप उस रात में ही बैठ के उसको खुद ही सुधार देंगे घर बैठे बैठे। ठीक है, ये तीसरी बात। चौथा, अधीनस्थ को कहेंगे कि अपनी गलती को उचित ना ठहराए। अधीनस्थ से कहेंगे कि फुकट बहस मत करो, मैं सही हूं। बात सुनने में कितनी सरल थी। अब 4 विकल्प आपको चयन करना है। पहला विकल्प, अधीनस्थ को स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है, कराएंगे नहीं कराएंगे, क्यों? अधीनस्थ की रिपोर्ट फैक्ट पर बेस्ड है, अधीनस्थ की रिपोर्ट फैक्ट पर बेस्ड है, वो गलत नहीं हो सकता है। आपके मन का इंट्यूशन भावनाओं पर बेस्ड है, उस पर क्वेश्चन मार्क किया जाता है। दोनों को जब चॉइस करने की बात आएगी तो बात आएगी कि आप तथ्य वाली बात को चॉइस करो। अच्छा लग रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर। दूसरा है, उसको परिणामों पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार एक बार अपने फैक्ट को एक बार और कैलकुलेट कर लो, क्या आपका रिजल्ट जो आपने फाइनल निकाला वो सही है? सही है, ये बात तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कल सुबह रिपोर्ट देना है और उससे कहेंगे कि यार सुबह देना है, तुम एक बार अपने बात पे विचार कर लो, बिल्कुल सही बात है। तीसरा,
प्रतिवेदन में आप स्वयं संशोधन करेंगे, हो ही नहीं सकता ये। क्यों? आपने कोई जांच ही नहीं की, आपको अधिकार ही नहीं है संशोधन करने का। चौथा, अधीनस्थ से कहेंगे फुकट बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो कौन सा सही है? सबके आंसर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। परिणामों पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। बहुत अच्छा लगा जब बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना, और सब सही आंसर दे रहे हैं, एक भी आंसर मेरी स्क्रीन पर अभी गलत नहीं आया। तो और अब मैं एक अपने अनुभव से बताता हूं। यही प्रश्न, ध्यान से सुनना, यही प्रश्न उत्तर प्रदेश पीएससी में आया, बिल्कुल सेम। बस एक उन्होंने अंतर कर दिया, उसमें से सेकंड ऑप्शन को हटा दिया। यही प्रश्न उत्तर प्रदेश पीएससी में आया, उसमें से सेकंड ऑप्शन को हटा दिया, और सेकंड ऑप्शन क्या कर दिया मैं बताता हूं, रिपोर्ट को एज इट इज प्रेजेंट कर देंगे। पूरा प्रश्न बदल गया, रिपोर्ट को एज इट इज प्रेजेंट कर देंगे। अब फिर प्रश्न वही है, ऑप्शन चारों दोहराता हूं। पहला, अधीनस्थ को उसकी गलती स्वीकार करवाएंगे, नहीं हो सकता ये, अभी समय नहीं है। क्योंकि याद रखना, पहला अपन ने पॉइंट क्या निकाला था, मामला बहुत अर्जेंट है, निकाला था ना कि मामला बहुत अर्जेंट है, उसको टाला नहीं जा सकता, रिपोर्ट तो सबमिट करनी है। दूसरा ऑप्शन चेंज हो गया, जैसी रिपोर्ट आई है उसी को प्रस्तुत कर दोगे। तीसरा, प्रतिवेदन में स्वयं संशोधन कर दोगे। चौथा, अधीनस्थ से कहेंगे कि फुकट बहस मत करो। अब फिर से दूसरा सही है, क्यों? पहला हो नहीं सकता कि अधीनस्थ से स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है। क्यों स्वीकार कराएंगे कि वह गलत है? क्योंकि उसने तो तथ्य के आधार पर परीक्षण किया, आप भावनाओं के आधार पर कर रहे हो, तो आप गलत हो सकते हो, वो तो हो नहीं सकता। तीसरा है कि प्रतिवेदन में आप स्वयं संशोधन करेंगे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप फील्ड में गए ही नहीं है उस बात की टेस्टिंग के लिए। चौथा, अधीनस्थ से कहेंगे कि बहस ना करें, तो ये भी गलत है। तो फिर इन परिस्थितियों में सेकंड ही सही हो सकता है कि आपकी जो आपके अंदर की जो बात है वो कमजोर हो सकती है, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है, तो अभी अर्जेंट में प्रस्तुत करना है, आप उस रिपोर्ट को एज इट इज प्रस्तुत कर दो, क्योंकि वो रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर परीक्षण की हुई रिपोर्ट है। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है ना, बहुत ज्यादा यहाँ वहां नहीं पलटा रहा हूं, उसी पेपर में से सीक्वेंस वाइज एक एक दो प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। आई करना, आई मैं बोलता हूं ना, इंटेलिजेंस की प्रोसेस करना मेरे साथ साथ। आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, मिल गया अपन को एक पॉइंट। परियोजना कैसी है? समयबद्ध है, मतलब समय में पूरी करनी है। पहला कंडीशन जुड़ गई, निर्णय निर्माण में पहली शर्त जुड़ गई, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के द्वारा, पुनरीक्षण बैठक मतलब होती है बार बार बैठ के होती रहती है कि परियोजना कितनी आगे बढ़ी। आप पढ़ते हो ना पेपर में, कोई सड़क निर्माण होता है तो बार बार इंजीनियर बैठक करते हैं, उच्च अधिकारी बैठक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा, कि क्या टाइम पे पूरा होगा कि नहीं होगा। ये ऐसी बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी होने के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। ये बहुत कॉमन बात है। आप जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में रहते होंगे, वहाँ कोई ना कोई सड़क निर्माण का काम चल रहा होगा, किसी के यहाँ पुल के निर्माण का काम चल रहा होगा, है ना, किसी के यहाँ लाइट के खंबे लगाने का काम चल रहा होगा, है ना। विकास करता हुआ भारत है, इसमें तो काम चलते ही रहते। तो ये उदाहरण तो आपको हर जगह मिल जाना है। तो आप अधिकारी हैं, आपको लगता है यार कि मेरे अंडर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट समय पे इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो लगे हुए मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मेरे सहयोगी हैं,
वो सहयोगी पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया प्रश्न? कल के लेक्चर पे जाओ वापस आंसर बताने के पहले। कल मैंने कहा था कि निर्णय को लेना में आपको तथ्यों को कलेक्ट करना होता है, और तथ्यों को कलेक्ट करते समय आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए नीचे के अधिकारी, क्योंकि तथ्यों का कलेक्शन तो वही करके लाएंगे ना जो फील्ड पे काम कर रहे हो। तो तथ्यों का कलेक्शन करने के लिए आपके निचले और ऊपर के स्तरीयों अधिकारियों और कर्मचारियों से कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए आईएएस के सिलेबस में दूसरी यूनिट कम्युनिकेशन की है और तीसरी निर्णय निर्माण की है ना। तो एक आंसर आ गया है मेरे पास। अभी अपन विकल्प की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बच्चे आंसर दे रहे हैं। दिलीप सैनी, ये बच्ची है, क्या नाम है? दिलीप सैनी। आज लेट हो गई बेटे तू थोड़ा। तो पहला ऑप्शन है, अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के लिए चेतावनी देंगे। कम्युनिकेशन है इसमें डिसीजन मेकिंग के साथ। अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के लिए चेतावनी देंगे। सुन लो ऑप्शन पहला, कैलकुलेट करते जाओ। सहयोग के असहयोग के, कि वो लोग क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं, असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे। तीसरा, समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे, चेंज कर देंगे। चौथा, कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। 4 ऑप्शन मैंने बताए। पहला ऑप्शन, कर्मचारियों को चेतावनी देंगे। दूसरा ऑप्शन, कर्मचारियों की जांच पड़ताल करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। तीसरा ऑप्शन, समूह के सदस्यों को चेंज कर दें, बदल देंगे। चौथा ऑप्शन, कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे, कहेंगे प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ा दो। याद रखना, ये प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप हार मान लोगे यदि समय सीमा बढ़ाने के लिए कह रहे हो, मतलब आपके अंदर स्किल नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? आ गया आंसर बच्चों का, सेकंड ऑप्शन होगा। सब सही बता रहे हैं। चलो, संतुष्टि हो रही है कि 2 दिन से वकरा हूं, 2 दिन से बोल रहा हूं, बच्चों की समझ में आ रही, सबके आंसर सही है। अब आपको एक यहाँ मुझे एक थ्योरी ध्यान आ गई, सबका सही है, सेकंड है। आप पहले जांच करोगे कि क्यों। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक सिद्धांत है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये एल्टन म्यो ने दिया था, और उसमें अमेरिका के शिकागो शहर में एक टेस्टिंग हुई थी। फाउंड्री बनाने की कंपनी, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि रिपोर्ट का समय ना हो। याद रखना, यह रिपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पहला ऑप्शन था कि प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करना है। यह रिपोर्ट देने की बात ही नहीं है, किसी को रिपोर्ट नहीं देना है अपन को इस क्वेश्चन में। प्रोजेक्ट को समय सीमा पे, है ना, प्रश्न करना है ना। तो यहाँ पे वो मैं बता रहा था। तो ऐसे ही उस फाउंड्री में, फाउंड्री होती है हवाई जहाज का सामान बनाने वाली कंपनी। फाउंड्री में बहुत अच्छी सैलरी दी जाती थी, बहुत अच्छा रहना खाना दिया जाता था, फिर भी उसमें काम नहीं होता था। तो वहाँ प्रयोग किया गया एल्टन म्यो, एक थिंकर थे, उनके द्वारा। एल्टन म्यो ने वहाँ एक नर्स काम करती थी, उससे बात की कि यार ये कर्मचारी को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस नर्स ने बताया कि यहाँ एक कॉरिडोर है जिसमें से रॉ मटेरियल लेने जाना पड़ता है, और वो कॉरिडोर आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो इन कर्मचारियों के, इन लेबर के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और इनके काम की प्रक्रिया पूरी प्रभावित हो जाती है, नाराज हो जाते हैं मैनेजमेंट से। उस नर्स ने जो
इनपुट दिया, उसके आधार पर उस कॉरिडोर को सुधारा गया और प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहाँ क्या समझ में आया? ये प्रश्न में यही किया ना अपन ने कि अपन ने क्या किया, उनसे बात की, जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के आधार पर ही आप क्या कर रहे हो कि निर्णय ले रहे हो, है ना। अब याद रखना, इस प्रश्न में पहले जैसा ही प्रश्न था, ये समय क्या नाम था जैन बच्चे का, इसका आया था, पहले जैसा ही प्रश्न था। पहले में एक थी कि आपको रिपोर्ट अर्जेंट देनी थी, इसमें आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो किसी को, आप ही बैठक ले रहे हो। उस बैठक में आपको ये निर्णय लेना है कि प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरा हो, इसके लिए क्या किया जाए, है ना। तो उसमें अब अर्जेंट प्रोजेक्ट समय सीमा में है, अभी समय है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले जांच कर लोगे कि यार ये कर्मचारी क्यों अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण कर दोगे। जैसे क्या होता है, कई बार कोई सड़क बनती है, मैंने कहा ना ये एग्जाम्पल तो आपको हर जगह मिल जाएगा। सड़क बनती है और आप देखते हो यार आधी सड़क बन गई है बहुत फटाफट, और आधी 6 महीने तक पड़ी हुई है, क्यों नहीं बन रही है? पता पड़ा है कि कोई अधिकारी चेंज हो गया है। समझना बात, आप पता लगाने जाते हो कि क्यों नहीं बन रही है सड़क, तो पता पड़ा कि यार एमपीबी का कोई अधिकारी चेंज हो गया है, और सड़क बनाने के लिए आगे वो खंबे उखाड़ के साइड में लगाना जरूरी है, जब तक वो नहीं उखड़ेंगे तो सड़क कैसे बनेगी आगे। तो अब जो सड़क बनाने वाला अधिकारी है, जब तक वो समस्या का पता नहीं लगाएगा तब तक कैसे होगा। और पता पड़ा कि अधिकारी ने बैठक की कि क्यों नहीं बन रही है सड़क, अब वो अपने कर्मचारी बदल दे, उससे होगा क्या कोई हल? कुछ नहीं होगा। वो पता लगाया उसने कि यार वो खंबा लगाया बीच में, वो उखड़वाना है, उसने एमपीबी से चर्चा की, खंबा उखड़वा दिया, 2 दिन में सड़क बन गई। तो इसमें ये बात सही थी ना। ये मैंने 2 प्रश्न कराए, समय का अभाव रहता है। अब एक मैं आपको केस स्टडी कराता हूँ, केस स्टडी भी एग्जाम में आई हुई आपको करा रहा हूँ। ये पेपर है मेंस का, ये एमपीपीएससी का पेपर है, ये आईएएस का पेपर नहीं है। इसमें एक केस स्टडी आई है, आपको वो सॉल्व करा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप करना जो लोग इंटरेस्टेड हो, और व्हाट्सअप करना अपने अपने ग्रुप में। आप किसी राज्य के आप किसी राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर हैं। आप किसी राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है ना, जैसे एमपी बोर्ड है, के डायरेक्टर हैं। बोर्ड ने भौतिक विज्ञान विषय की 12वीं परीक्षा 12वीं कक्षा की परीक्षा संपन्न करा दी है। बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा संपन्न करा दी है। परीक्षा संपन्न होने के 1 हफ्ते बाद, आप याद रखना आप सर्वोच्च अधिकारी हैं, परीक्षा संपन्न होने के 1 हफ्ते बाद आपको कुछ सूत्रों से पता चलता है कि संभवतः परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही किसी स्कूल और कोचिंग संस्थान की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। सामान्य बातें हैं ये सब। कुछ प्रारंभिक जांच से आपको निर्णयात्मक साक्ष्य मिलता है, आपको कुछ एविडेंस भी मिल गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। आप श्योर हो कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, पर किसने लीक किया था ये अभी श्योर नहीं हो। धीरे धीरे यह सूचना आम जनता में फैलने लगती है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो जाती है। बोर्ड ने भौतिक विज्ञान की परीक्षा पुनः कराने का निर्णय लिया। जो पेपर लीक हो गया था उसको पुनः कराने का निर्णय लिया है। अब इसमें है कि आपको जांच करना, ये प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं केस स्टडी, कि आपको ही प्रश्न बनाना है
और आपको ही उत्तर देना है। मतलब आप क्या करोगे, जो ये समस्या दे दी, अब डिजाइन प्रोसेस करना है, तो डिजाइन प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, आप विकल्प चुनोगे और प्रश्न खुद बनाओगे। इस प्रश्न में लेकिन प्रश्न दिए हुए हैं, याद रखना ये प्रश्न 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का, समझ रहे हो। तो 35 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए एक एक दो दो लाइनों में आंसर नहीं दे सकते हो आप ना। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा है, जो घटना दी है, जो केस दिया है, इसके बाद इन्होंने पहला प्रश्न दिया, प्रश्न पत्र लीक होने के क्या कारण है। डिफाइनाइट पूछ लिया उनने, क्या कारण है, ये नहीं कहा कि क्या कारण हो सकते हैं, ये तो उनने केस में ही कह दिया कि क्या कारण हो सकते हैं। तो एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं क्या 35 नंबर के प्रश्न का। आपको केस स्टडी है, आपको स्टडी करनी है। अब आप बन जाओ अधिकारी, जो अधिकारी आपको बनाया गया, कौन सा अधिकारी आपको बनाया गया है, परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हो, आप उच्च अधिकारी हो। अब प्रश्न पत्र लीक होने के कारण, चलते अपन शुरू से, प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ होगा, कितनी घटनाएं होती हैं प्रश्न पत्र बनने में, अपन वहां से शुरू करते हैं। पहला, प्रश्न पत्र बनाने वाला प्राध्यापक, टीचर, उसका बैकग्राउंड तलाशेंगे। अब अपन जड़ पे तलाश रहे हैं, ध्यान रखना, केस स्टडी ऐसे ही की जाती है। अभी सिर्फ एक प्रश्न में विचार कर रहे हैं अपन कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, तो इस पे विचार करने के लिए जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, कि घटना जहां हुई सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं ना, वहीं से सुराग मिलता है, तो अपन सबसे पहले वहीं चलते हैं। कहाँ बना था प्रश्न, किसने बनाया, जांच किया कि यार जिसने पेपर बनाया उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, देखा कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और वो गिल्टी पाया गया है, तो आपका जांच वहीं से शुरू हो जाएगी। देखा कि यार वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। दूसरी बात ये देखी, क्या उसके परिवार का कोई बच्चा भी 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स का पेपर दे रहा है क्या। सब आम बातें हैं, आप सब सुनते हो पेपरों में। क्या कोई रिश्तेदार का बच्चा पेपर दे रहा है क्या, चलो नहीं मिला एविडेंस आपको, आगे बढ़े। उसने पेपर दिया, तो पेपर कहाँ आता है, टाइप होने आता है और प्रिंटिंग होने आता है। तो अब आप देखोगे, जिस व्यक्ति ने टाइप किया है पेपर, क्या वो व्यक्ति विभाग में नया आया है क्या, या वो व्यक्ति बहुत सीनियर है और हमेशा से पेपर टाइप करता रहा है और कभी ऐसी बात नहीं हुई, शक कम हो जाएगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति पेपर टाइप करता था उसको किसी कारण से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी और इमरजेंसी में किसी दूसरे व्यक्ति को पेपर टाइप करने दिया था, मिल जाएगा कुछ एविडेंस आपको। अपन अगली स्टेज पे बढ़ते हैं, जहां पेपर प्रिंट हुआ था। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि प्रिंटिंग प्रेस में, यहाँ पेपर प्रिंट हुआ था, कि कोई नया कर्मचारी अधिकारी आया क्या, प्रिंटिंग प्रेस किस समय खुलता है, कुछ समय बंद होता है, यदि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो क्या निर्धारित समय के अलावा भी प्रिंटिंग प्रेस को कभी खोला गया है, कोई व्यक्ति आते जाते दिखा है क्या इसमें। चलो वहाँ हो गई बात। अगला अगला केस पे पहुंचे, प्रिंटिंग प्रेस से छप कर पेपर जब विभिन्न जिलों में जाता है तो स्टॉक रूम में रख दिया जाता है, कई बार थानों में रख दिया जाता है। तो जब जिलों के स्कूलों में पेपर आया तो उसकी सील बंद थी कि नहीं। आप लोग परीक्षा देते होंगे, जब पेपर खोला जाता है तो आपको याद है 2-3 विद्यार्थियों को बुला लिया जाता है, उनके साइन ले लिए जाते हैं कि देखो पेपर की सील बंद है, आपके सामने पेपर खोल रहा हूँ। होता है ना ऐसा, टीचर होता है, विद्यार्थियों के सामने खुलता है पेपर। पेपर खुला हुआ तो नहीं पहुंचा स्कूल, खुला हुआ पहुंचा है और प्रिंटिंग प्रेस से बंद हुआ था, बंद निकला था, मतलब रास्ते में कुछ हुआ या थाने में कुछ हुआ, यहाँ पेपर रखा था। ये सब आपने क्या कर लिया, इंटेलिजेंस कर ली, आप सब चरणबद्ध कर लिया। अब एक एक बिंदु के बारे में लिखोगे,
और उसमें लिखोगे यदि ऐसा हुआ है तो जांच यहां की जानी चाहिए। पूरे 5-6 जो हमने प्रश्न निकाले, 5-6 जो हमने चरण निकाले, उसके आधार पे आप इसकी जांच करोगे। यही एक प्रशासनिक अधिकारी का बड़ा काम होता है। आपको समझ में आया होगा कि क्यों केस स्टडी को पेपर में डाला गया। कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपको तो बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, तो फिर आपको ये सब आना चाहिए। उसी में एक दूसरा प्रश्न भी है। इसे लिखने का तरीका क्या है? इसे लिखने का तरीका ये है कि अपन ने पहले रफ में जैसे ये 5-6 प्रश्न निकाल लिए। अब आप लिखोगे प्रश्न नंबर 1 के कितने विकल्प हो सकते हैं। तो कैसे लिखोगे? जैसे प्रश्न दिया है कि प्रश्न लीक होने के क्या कारण हैं, तो लिखोगे प्रश्न लीक होने के निम्न कारण हो सकते हैं। अपन ने जितने निकाले ना, लाइन से पहले वो कारण लिख दोगे, फिर एक एक कारण पर चर्चा करोगे। यदि ऐसा हुआ है तो ये कारण हो सकता है, यदि ऐसा हुआ है तो ये कारण हो सकता है। हर पॉइंट पे चर्चा करोगे और लास्ट में कंक्लूजन फिर लिखोगे कि उपरोक्त 5 कारणों में से जो भी मैंने तथ्य दिए हैं, जिस कारण में जो तथ्य पाए गए हैं, जो भी तथ्य पाए गए हैं, उसी कारण के अनुसार पेपर लीक हुआ। एक कारण तो आप बता नहीं सकते, सही में तो जांच कर नहीं रहे हो। आप 5 कारण बताओगे और 5 कारणों के जांच की रिपोर्ट उसमें लिखोगे और नीचे कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इसमें जिस जांच रिपोर्ट से ओरिजिनल तथ्य मैच करेंगे वही मुख्य कारण होगा। समझ में आया? तो मेरा इसको बताने का मतलब ये था कि प्रारंभिक परीक्षा में जो हम निर्णय निर्माण पढ़ते हैं, उस निर्णय निर्माण को यदि आप अच्छे से करते हैं तो मुख्य परीक्षा के 200 नंबर के पेपर में 65 नंबर की केस स्टडी भी आपसे बन जाती है। मेरा ये कहने का मतलब था, है ना, कि ये पेपर है, इसमें प्रश्न नंबर 74 से लेकर प्रश्न नंबर 80 तक 7 प्रश्न दिए गए हैं डिसीजन मेकिंग के प्री परीक्षा में। ये 7, कभी 10 भी हो सकते हैं। इन 7 प्रश्नों की जब आप प्री में तैयारी करते हो ना, तो उसी समय आप 65 मार्क्स की मेंस की भी तैयारी कर लो। 200 के पेपर में 65 मार्क्स की तैयारी आप फोकट में ही करे ले रहे हो। ये मेरा समझाने का मतलब था ना? ये निर्णय निर्माण और ये 2017 का जो केस स्टडी मैंने दिया, तो जिसको करना हो, आप लोग ग्रुप से जुड़े होंगे अलग अलग से ना, आप अपने गूगल में लिखना mppsc.com, उसमें जाना ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में 2018 का पेपर था, ये जो केस स्टडी वाला था। 2018 के चौथे पेपर को, फोर्थ पेपर को डाउनलोड करना, एथिक्स को। उस फोर्थ पेपर का लास्ट प्रश्न है ये प्रश्न कि मैंने 5 आपको ऑप्शन दिए, पांचों को लिखना। आप जिस ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना, 15 मिनट के अंदर मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा ना। मैं आंसर चेक करूंगा और जिस ग्रुप में जुड़े हो उसी में वापस कर दूंगा, चेक होके वापस आपके पास आंसर वहीं तक पहुंच जाएगा, है ना। करो, करने से गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कुछ समय के लिए महसूस होगा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईएएस बनने वाला हूं। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को करेगा उसके अंदर एक प्राउड, एक सिचुएशनल बात आएगी, है ना। दीपेश शर्मा का हाँ आ गया कि ओके सर, इंतजार करूंगा दीपेश। हाँ, कॉपी में लिखना है आंसर, बच्ची पूछ रही है और आप जिस ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में व्हाट्सअप कर देना, है ना, और मेरे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, शाम तक कल वापिस क्लास में जो बच्चे आंसर लिखेंगे उनके आंसर यहाँ मैं 5 मिनट डिस्कस करूंगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना है। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। कोठारी इंस्टीट्यूट आपको बार बार स्लाइड में लिख के देता है, स्वर्ग स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। कितने शब्दों में लिख सकते हैं इसको? आप कम से कम 1.5 पेज में लिखें, क्योंकि ये जो प्रश्न था ना, इसमें अभी और प्रश्न भी हैं, तो ये तो
पूरे प्रश्न को लिखना है 3 से 3.5 पेज में। तो अपन तो पहला प्रश्न ही कर रहे हैं अभी, पहले प्रश्न के 5 ऑप्शन पे विचार करेंगे 1.5 पेज करीब में, मतलब 150 से 200 शब्दों में इस प्रश्न को करें। आप जब ओरिजिनल प्रश्न देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कितने में करना है। ठीक है, चल अपना ध्यान रखें।